सारे सवाल हम तक आए और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी युवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं 400 से 500 लोग ऐसे हैं जिनके सवाल से बेरोजगारी को लेकर हैं कि भाई बेरोजगारी पर एक डिबेट होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी पर 1 घंटे की डिबेट में उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें जो सरकार या उनके प्रतिनिधि यहाँ पर नौकरी दे देंगे तो चलिए उनकी बात पर भरोसा करते हुए इसे भी हम जरूर छेड़ेंगे। लेकिन इस डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले जो हमने कहा था कि जेडीयू की प्रतिक्रिया, जेडीयू का रिएक्शन जो चल रहा था उसे हम पूरा सुनेंगे। तो जरा हमें बताइए अरविंद निषाद जी, आप जो कह रहे थे, क्योंकि व्यवधान बीच में डालना मेरा काम नहीं है, आप शुरू कीजिए अब। तो वही मैं बता रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तल्लीनता के साथ और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जातीय जनगणना कराए जाने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को आज उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके उसकी स्वीकृति दिला करके संपन्न कराया है। अब आगे इस दिशा में राज्य सरकार इस काम में लगाए जाने वाले पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप आज आयोजित करेगी और कैसे कराया जाना है, इसमें कैसे आधुनिक, उसका मतलब बताइए, तेजस्वी के ट्वीट का मतलब बताइए। अब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी को पटना से दिल्ली पैदल जाने से रोक दिया, ये कम बड़ी बात है। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया कैबिनेट में। ये के बाद ही ना आपने उन्हें हाँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ हाँ, इसीलिए अब इसके आगे मेरा तर्क है कि उन्होंने इसके पहले भी 3-4 यात्राओं की घोषणा की थी और कोई भी यात्रा उन्होंने निकाला नहीं, कोई भी पूरा नहीं किया। तो उनकी अपनी शैली है राजनीति करने की। तो ऐसा क्या हुआ? झूठ है करने का अपना नजरिया है। 72 ठीक तो लिखा, उसमें एक लाइन है ना कि हमने इन्हें अल्टीमेटम देकर आंदोलन करने की घोषणा की और ये बाध्य हो गए। तो हमें बताइए ना कि अल्टीमेटम का प्रभाव तो था। कोई भी तो मैं तो कह ही रहा हूं कि कोई बेरोजगारी हटाओ यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, अभी इन्होंने जो या कोई भी यात्रा पूरा नहीं कर पाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को तो धन्यवाद करना चाहिए कि आपको पैदल जाने जो जा रहे थे, पैदल जाने से आपको उन्होंने बचा लिया, वरना जो अपने पार्टी के द्वारा घोषित कार्यक्रम में भी पैदल नहीं चल पाने वाले नेता। आप इसे अलग तरीके से मोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसी पॉइंट पर रहेंगे कि तेजस्वी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। पहली लाइन जो उन्होंने लिखी ये पूरी, हाँ देखिए, तो जो अपने पार्टी के द्वारा घोषित कार्यक्रम में भी दो कदम पैदल नहीं चल पाने वाले नेता आखिर कैसे पटना से दिल्ली जा पाते, यह भी तो एक यक्ष प्रश्न है। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप उनके अल्टीमेटम पर कोई प्रभाव नहीं है, अल्टीमेटम उनका दिया हुआ बस ऐसे ही था, आप ये कह रहे हैं? अरे क्या बात, अरे जो खुद अपनी पार्टी के घोषित कार्यक्रम में ही नहीं उपस्थित हो पाते तो वो क्या आंदोलन की बात करेंगे, क्या झुकने झुकाने की बात करेंगे? इसमें कोई दम नहीं। सारिका जी याद रखिएगा, सारिका जी जरा याद रखिएगा, 1 मिनट रुकिए सारिका जी, याद रखिएगा ये वाला। हम जरा आते हैं कुंतल कृष्णा जी के पास से, याद रखिएगा इन्होंने क्या कहा है। हाँ कुंतल कृष्णा जी, जो स्थिति है उसमें एक ट्वीट सामने आता है, आपने भी देखा, और उस ट्वीट के मायनों को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि जो तेजस्वी यादव की जो गंभीर पॉलिटिक्स है, आखिर उन्हें ये क्यों लिखना पड़ा? क्या जताने के कुछ और तरीके भी हो सकते थे? क्योंकि जब बैठक हुई उसके बाद जब वो बाहर आए, मीडिया को ब्रीफ किया, तो उन्होंने सारे बातें कही, उन्होंने कहा, झाजी ने भी कही, लेकिन ये ट्वीट पर डालना, इसे किस तौर पर आप देख पा रहे हैं? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी बिहार के मुख्य सचिव की, उसमें उन्होंने सरकार की तरफ से जो बातें कही, उन्होंने कहा कि सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मुहर लगा दिया है कि साहब बिहार की सरकार अपने खर्चे पे जातिगत जनगणना करवाएगी और साथ में उसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। सबसे पहले कांग्रेस ने जो प्रयास किया था, या कांग्रेस जिस सोच के साथ हमेशा से रही है, चाहे वो 2010 में केंद्र सरकार में हो या 2015 में सिद्धरमैया सरकार द्वारा किया गया हो, उस सही सोच की तरफ कदम बढ़ाने के लिए मैं नीतीश कुमार जी का सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं। बात अलग है कि सर्वदलीय बैठक में और दोनों सदनों ने इस चीज को पारित किया था, परंतु ठीक है, उसको मूर्त रूप देने के लिए, कोशिश करने के लिए, मूर्त रूप देने की कम से कम इंटेंशन दिखाने के लिए मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देता हूं। अब मसला आपका यहां रहा। देखिए विवेक जी, निष्पक्षता की बात करता हूं, ये एक राजनीतिक डिसीजन हुआ।
बहुत दिन से इस डिसीजन पे यहां पे राजनीतिक खींचातानी चल रही थी, और आज जब वो मूर्त रूप में डिसीजन आ गया तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ये मैंने कराया, इसके पीछे मैं जिम्मेदार हूं, इस चीज के राजनीतिक होड़ की कहानी हो गई है, सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने की कहानी हो गई है। हाँ, इसमें मैं जरूर यह बात कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव, जिनको हम लोग एक उभरते हुए गंभीर राजनेता की तरह देखते हैं, पक्ष विपक्ष कहीं पे भी, हाँ, उनसे थोड़ी सी गंभीरता की उम्मीद है, परंतु ठीक है, राजनीति है, ये तो उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है। और यह बात भी सत्य है कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को और बिहार सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था। अब वो यात्रा करते या नहीं करते, उन्होंने अपनी यात्राएं की हैं या नहीं की हैं, परंतु ये आजकल साइबर युग है, ट्विटर पे तो कोई भी यात्रा करने से कोई मना नहीं कर सकता है। तो जिस तरीके से, और नहीं ट्विटर पे हम किसी को ये कह सकते हैं कि साहब ये श्रेय आपका नहीं जाता है, ये राजनीतिक श्रेय लेने में पर शायद थोड़ी सी जल्दी हो गई, क्योंकि बाकी पार्टियों का भी योगदान उतना ही है। कांग्रेस, इतिहास की बात में बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, पर 1980 में ज्ञानी जैल सिंह इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए उन्होंने ये बात उठाई थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने 2010 में कोशिश की। आपके वाले में नहीं, कोशिश पब्लिश नहीं, विवेक जी पब्लिश किया नहीं जाता है, फर्स्ट पिछड़ा वर्ग आयोग की पब्लिश किया नहीं जाता है, जनगणना कराए जाने किया नहीं जाता है, पब्लिश हो नहीं पाता है। और दूसरी बात विवेक जी, मैं तो इस मुद्दे पे राजनीति से ऊपर उठ करके बिहार की सरकार और नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम उन्होंने इंटेंशन तो दिखाया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना मत घबराएं आप। क्या है ना विवेक जी, चोर की दाढ़ी में तिनका, जिस तरीके से सरकार की बेचैनी हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड हो गया है। पॉइंट में तो दम है। देखिए, तेजस्वी की गंभीर पॉलिटिक्स के बाद इस ट्वीट को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है पहली बार पढ़ने पर कि तेजस्वी यादव इस ट्वीट को नहीं कर सकते, तेजस्वी ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन इसमें जो बातें लिखी गई हैं उस बाध्यता की बात तो है ना, अनुशंसाओं के बारे में बताइए, उस बाध्यता की बात है। जरा हम बताने वाले हैं कि एक सुशील कुमार मोदी ने कुछ बयान दिया है, जरा उसे स्क्रीन पर लाते हैं, उसके बाद सारिका जी के पास चलेंगे। सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा, जरा ये बताइए कि बीजेपी कैसे शुरू से ही इस मुद्दे के इर्द गिर्द थी, भागी नहीं थी, या फिर इससे ना नहीं कहा था। सुनिए। एक बार नहीं, दो बार विधानसभा से और विधान परिषद से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। मैं राजद के लोगों से जानना चाहता हूं, आपकी सरकार भी थी 15 साल, आपने कभी कोई प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया? और केवल बिहार में ही नहीं तो महाराष्ट्र और उड़ीसा विधानसभा से भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही। चलिए, विरोध में नहीं रही। सारिका जी, जो इल्जाम अभी सुशील कुमार मोदी ने लगाए हैं, आरजेडी को उन्होंने जो बातें कही हैं या सुनाई हैं, उस पर रिएक्शन होना जरूरी है कि सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि हम गए ही कब थे, हम तो वहीं मौजूद थे। देखिए, अभी कुंदन जी बोल रहे थे कि सारे जो पार्टियां जो है ना, वो अब इसका श्रेय खुद पे लेना चाहती हैं। सब कह रही हैं हम कहीं नहीं थे इसके भाई विरुद्ध में, हम तो साथ में थे खड़े, पारित भी हुआ था तो भी हम साथ में थे, आज जब जातीय जनगणना हो रही है तो भी हम साथ में हैं। धन्यवाद आप सबों का, आप सबों के साथ के लिए, लेकिन लड़ाई